नमस्कार मित्रों, आज के मेरे इस YouTube चैनल और मेरे इस वीडियो में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के साधारण कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ। तो ये किस प्रकार से अयस्क का सांद्रण किया जाता है। हमने धातु कर्म के 3 स्टेप बताए थे। अयस्क का सांद्रण है, धातु का निष्कर्षण है, धातु का शुद्धिकरण है। उसमें पहला स्टेप है अयस्क का सांद्रण की बात करते हैं। तो अयस्क का सांद्रण क्या होता है? खदानों से जो प्राप्त अयस्क में अत्यधिक मात्रा में मिट्टी, रेत, पत्थर तथा अन्य अशुद्धियां पाई जाती है, जिसे अधात्री या गैंग कहा जाता है। ठीक है। अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए इन अशुद्धियों को अलग करना आवश्यक होता है और इसे ही अयस्क का सांद्रण कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम अयस्कों का सांद्रण करते हैं और अयस्क का सांद्रण करने के लिए हम विभिन्न विधियों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हम विधि की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं तो उसमें गुरुत्वीय पृथक्करण है, चुंबकीय पृथक्करण है, झाग उत्प्लावन विधि है। इस प्रकार से ये 3 विधियां इसमें उपयोग की जाती है। तो आइए इन विधियों को देखते हैं। तो अयस्क के सांद्रण की विधि कौन कौन से हैं। तो पहला इसका होता है, आपको मैंने अभी बताया कि अयस्क का सांद्रण करने की जो सर्वप्रथम विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है। ठीक है। हम दूसरी विधि की बात करें तो दूसरा जो विधि होता है वह होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है ना। इसको इंग्लिश में मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कहते हैं। और इसका जो अंतिम विधि है अर्थात तीसरा जो विधि है झाग उत्प्लावन विधि। ठीक है। इनको इंग्लिश में कहा जाता है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ये गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से हम अयस्क का सांद्रण कैसे करते हैं। जैसे हमने पूर्व में बताया था, जब अयस्क तथा अधात्री अर्थात गैंग के आपेक्षिक घनत्वों में अंतर होता है। ठीक है ना। जो अयस्क है और उसमें जो अधात्री है, गैंग है, अशुद्धियाँ हैं, उसमें जो अंतर होता है तब अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग की जाती है। ठीक है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर पानी की धारा प्रवाहित कर हिलाया जाता है। ठीक है। उसके पश्चात जिससे अयस्क के जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो अशुद्धियां हैं वो ऊपर तैरने लगती है। अब बात आती है कि जिन्हें अलग कर लिया जाता है, जो अशुद्धियां हैं ऊपर में तैरती हैं, उनको हम आसानी से अलग कर लेते हैं अथवा ये पानी के धारा के साथ बहकर भी अलग हो जाते हैं। अथवा ये पानी प्रायः इसमें कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्कों को सांद्रण किया जाता है इस विधि के द्वारा। जैसे हेमेटाइट है, इसका अयस्क का सांद्रण की जाती है। अगला जो विधि है चुंबकीय पृथक्करण की बात करते हैं। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड ये किस प्रकार से होता है, इसका डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसका डायग्राम भी बनाना है और इसकी विधि को भी लिखना रहता है। तो आइए हम विधि पर चलते हैं। तो विधि में बताया गया है अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होने पर, है ना, अयस्क में कोई चुंबकीय पदार्थ यदि है तो इस विधि का हम उपयोग करते हैं। और इस विधि में अयस्क को बारीक पीस ली जाती है और चुंबक पर चलने वाले रबर के पट्टे, जिनको कन्वेयर बेल्ट भी कहा जाता है, उस पर डाला जाता है। जो अचुंबकीय पदार्थ पट्टे के ऊर्ध्वाधर सीधा, है ना, ऊपर से होते हुए गिर जाते हैं। परंतु जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो पट्टे पर तब तक चिपके रहते हैं जब तक कि वह चुंबक के प्रभाव से बाहर नहीं होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार 2 ढेर मिलते हैं। ठीक है। एक तो अचुंबकीय पदार्थ का
देखा, और एक शुद्ध का। इस प्रकार हम चुंबक और अचुंबकीय पदार्थों को अलग कर लेते हैं। इसमें टिन के अवयस्क को सांद्रित की जाती है। अगला जो विधि है हमारा, झाग उत्प्लावन विधि। कौन सा विधि? झाग उत्प्लावन विधि की बात करते हैं। तो इस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इनका जो डायग्राम है। इस प्रकार हम डायग्राम बनाकर उसके बाद विधि का वर्णन करते हैं। तो इस विधि में आते हैं तो इसमें सल्फाइड एस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग की जाती है। और इस विधि में बारीक पिसे हुए जो सल्फाइड एस्क होते हैं उनको पाइन तेल या जल मिलाकर उसमें अधिक दाब पर वायु प्रवाहित की जाती है, जिसके कारण झाग उत्पन्न होती है। सल्फाइड एस्क के कारण सल्फाइड एस्क जो है कि कण जो है, सल्फाइड एस्क के कणों पर तेल की एक परत बन जाती है, ठीक है, जिसके कारण हवा के बुलबुले इससे चिपक जाते हैं। इस प्रकार यह कण हल्के होकर झाग के साथ ऊपर आते हैं, जबकि मिट्टी, कंकड़, पत्थर जैसी अशुद्धियां तली में बैठ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम झाग उत्प्लावन विधि का उपयोग करते हैं, जिनको इंग्लिश में मैंने आपको बताया था फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस भी कहा जाता है, ठीक है। अब सक्रियता श्रेणी की बात करें, क्योंकि धातु कर्म करते समय हमको सक्रियता श्रेणी का भी ध्यान में रखा जाता है, और उसके आधार पर ही हम इन तीनों विधियों का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो है पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, क्रम से हम यदि सक्रियता श्रेणी जो दिया गया है उसमें हम नीचे की ओर आते हैं तो क्रमशः उनकी जो क्रियाशीलता है वो घटती जाती है। ऊपर जाते हैं तो ऊपर में सबसे अधिक क्रियाशील धातु ऊपर में पाई जाती है। जैसे पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु में आता है, और सबसे नीचे जो प्लेटिनम है वो सबसे कम सक्रियता दर्शाता है। तो इस प्रकार ऊपर से नीचे आने पर हमको क्रम से सक्रियता श्रेणी प्राप्त होती है, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे बात करते हैं धातु निष्कर्षण। अब हमको एस्क का सांद्रण होने के पश्चात हम धातुओं का निष्कर्षण पे चलते हैं। तो धातु का निष्कर्षण की जो विधि धातु की सक्रियता तथा एस्क की प्रकृति पर निर्भर होती है। जो हमने सक्रियता श्रेणी की बात की थी, तो हम जानते हैं कि अधिक क्रियाशील धातु जैसे सोडियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है आदि को उनके यौगिक से तत्व के रूप में प्राप्त करना कठिन होता है। इन यौगिकों में विद्युत धारा प्रभावित करने पर धनायन और ऋणायन में अलग हो जाते हैं, ठीक है, और ये अलग होकर कैथोड पर जाकर अपचयित हो जाते हैं तथा धातु प्राप्त होती है। अब इस पूरे प्रक्रिया को हम विद्युत अपघटन कहते हैं, या इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहा जाता है। एल्युमिनियम को भी इसी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जो हमने अभी पूर्व में सक्रियता श्रेणी की बात किया था। दूसरा देखते हैं तो मध्यम और निम्न क्रियाशील धातुओं को, जो मध्यम और निम्न क्रियाशील धातु जो आते हैं उनके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट एस्कों से रासायनिक अपचयन विधि द्वारा प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो कुछ कम धातु हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं धातुओं के सल्फाइड व या कार्बोनेट एस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। ये धातुओं का सल्फाइड या कार्बोनेट एस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो सांद्रित एस्क है, जो एस्क का सांद्रण किए उनमें प्राप्त जो सांद्रित एस्क है उसको जब वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम तापक्रम पर गर्म किया जाता है, तब यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है, ठीक है ना, रोस्टिंग। इस प्रक्रिया में अशुद्धियाँ वाष्पित हो जाती है, जिस कारण धातु के यौगिक में
के अपचयन में सरलता होती है। भर्जन मुख्यतः सल्फाइड एस्को का किया जाता है। ठीक है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा स्टेप आता है इसका, है ना, सांद्रित जो एस्का है, हम जब वायु की अनुपस्थिति में उसे गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है, और यह विधि जो है कार्बोनेट एस्क के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो हमने इस पे धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट एस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन के लिए दो प्रक्रिया पढ़े, एक तो भर्जन और एक निस्तापन। तो भर्जन में हमने जाना कि जो सांद्रित ऑक्साइड होते हैं, सांद्रित सल्फाइड ऑक्साइड, उनको वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है और इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। दूसरा को हम सांद्रित एस्को को देखें, वायु की अनुपस्थिति में गलनांक के कम ताप पर करते हैं और इनको निस्तापन किया जाता है। इसमें मुख्यतः हम कार्बोनेट एस्को के लिए उपयोग करते हैं। आइए अब ऑक्साइड में परिवर्तन के पश्चात हम धातुओं के ऑक्साइड का धातु में अपचयन, ये धातु ऑक्साइड में हमने अपचयन बदला, उसके बाद धातु में अपचयन करते हैं। तो आइए देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, एस्को का के ऑक्साइड में परिवर्तन के पश्चात हम धातुओं के ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। ऑक्साइड को अपचायक तथा गालक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, तब धातु द्रव अवस्था में प्राप्त होती है और इस प्रक्रिया को हम प्रगलन कहते हैं। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। प्रगलन प्रक्रिया दो प्रकार से की जाती है। अब गालक क्यों उपयोग किया जाता है, तो गालक पिघलने वाले अशुद्धों को हटाने की में सहायता करते हैं, इस कारण से गालक का उपयोग करते हैं। अब प्रगलन की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार की होती है। तो पहला प्रक्रिया होती है कार्बन अपचयन विधि। इसमें भर्जित या निस्तापित एस्क को कोक या कार्बन के साथ वात्य भट्टी में उच्च ताप 700 डिग्री सेल्सियस से 1800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म की जाती है और जिससे धातु अपचित होकर पिघली अवस्था में प्राप्त होती है। जैसे जिंक ऑक्साइड है ना, तो जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया और गर्म करने के पश्चात हमें जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, अगला जो विधि है वो है रासायनिक अपचयन विधि। तो रासायनिक अपचयन विधि जो केमिकल रिएक्शन मेथड है वो सक्रियता श्रेणी के ऊपर निर्भर करता है और स्थिर धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। इस सिद्धांत का उपयोग कर विस्थापन विधि द्वारा धातु को पृथक कर ली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रासायनिक अपचयन विधि का उपयोग करते हैं। आप देख रहे होंगे इसका स्क्रीन पर कि कॉपर सल्फेट और आयरन, ठीक है ना, तो कॉपर सल्फेट विलयन में आयरन का जो डालते हैं तो इसमें देखिए आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। आयरन जो है तो कॉपर को विस्थापित कर देता है और कॉपर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं धातुओं का शोधन। धातुओं का शोधन हम किस प्रकार से करते हैं, तो इस अपचयन से प्राप्त जो धातु होते हैं वो उसमें बहुत सारे अशुद्धियाँ होती है। इस अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए की जो प्रक्रिया है वो धातु शोधन कहलाता है। ठीक है ना, और जो अशुद्ध होते हैं उनको अपरिष्कृत धातु कहते हैं। इनकी जो दो विधियां हैं, अपचयन से प्राप्त जो विधियां हैं, धातु को अशुद्ध या परिष्कृत धातु कहते हैं और धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो धातु शोधन या धातु परिष्करण कहलाता है। और धातु शोधन मुख्यतः दो विधियों द्वारा किया जाता है। तो उसमें पहला जो विधि होता है भौतिक विधि है, जिसके अंतर्गत दो विधियां आती हैं, द्रवण और यौन शोधन। और दूसरा जो विधि होती है वो रासायनिक विधि होती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से विधि है। आइए इसके बारे में पूर्ण जानकारी लेते हैं। तो पहला द्रवण विधि, लिक्विफिकेशन। तो शीघ्र पिघलने वाली जो धातु है जैसे टीन, लेड आदि धातुओं को ढलान वाली प्रवर्तक भट्टी में गर्म किया जाता है और धातु पिघल कर नीचे बह जाती है और अशुद्धियाँ वहीं रह जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से द्रवण में हम धातुओं का शोधन करते हैं। अगला जो हमारा भौतिक विधि के अंतर्गत है यौन शोधन प्रभाजिक
क्रिस्टलीकरण। धातु में अशुद्धियों के कारण उसका जो गलनांक कम हो जाता है। जॉन शोधन इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियाँ धातु की ठोस अवस्था, ठीक है ना, ठोस अवस्था अपेक्षा की द्रव अवस्था में अधिक विलय होती है, और इस विधि में गोल्ड, सिल्वर तथा प्लेटिनम का उपयोग किए जाते हैं। इस विधि में अशुद्ध धातु का क्षण बना लेते हैं और उसके बाद एक सिरे से वृत्ताकार ऊष्मक से पिघलने तक गर्म करते हैं। धीरे धीरे जो क्षण के दूसरे सिरे की ओर खिसकाते हैं। ऊष्मक द्वारा धातु का एक भाग पिघल जाता है, ठीक है, तथा अशुद्धियाँ लेते हुए, अपने साथ अशुद्धियों को लेते हुए ठोस होती हुई धातुएं शुद्ध धातु को पीछे छोड़ते हुए दूसरे सिरे की ओर बढ़ते जाता है। इस प्रकार दूसरे सिरे पर अधिक अशुद्धियाँ पहुंच जाती है तथा बचा हुआ जो भाग है वो शुद्ध हो जाता है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से हमें अतिशुद्ध धातु प्राप्त होती है। अशुद्ध शुद्ध युक्त दूसरे सिरे को काटकर पृथक कर ली जाती है। अगला जो विधि है हमारा, रासायनिक विधि के अंतर्गत चलते हैं। तो रासायनिक विधि में हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं, आपको स्क्रीन पर इसका जो डायग्राम है वो दिखाई दे रहा होगा। रासायनिक विधि का विद्युत धातु का विद्युत अपघटनी परिष्करण, ठीक है ना। तो रासायनिक विधियाँ, कुछ धातुओं का रासायनिक विधियों द्वारा शोधन किया जाता है। अधिक शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अशुद्ध धातु की मोटी छड़ धन इलेक्ट्रोड तथा शुद्ध धातु की पतली छड़ ऋण इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इस विधि में धातु के लवण के घोल को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जब विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन में उपस्थित धन आयन अर्थात धातु आयन ऋण इलेक्ट्रोड की ओर जाकर धातु के रूप में अपचित हो जाता है, ठीक है। धन इलेक्ट्रोड से धातु के परमाणु ऑक्सीकृत होकर विलयन में घुल जाते हैं और विलयन में घुलने के बाद यह आयन में भी कैथोड की ओर चले जाते हैं। एनोड में धातु के साथ मिली हुई अशुद्धियाँ प्रायः अघुलनशील होती है। जैसे जैसे एनोड से धातु के परमाणु विलयन में प्रवेश करते हैं वैसे वैसे ही एनोड का पदार्थ कम होता जाता है, ठीक है, तथा अशुद्धियाँ एनोड के नीचे तल पर एकत्रित हो जाती है, जिसे हम एनोड पंख या कीचड़ भी कहते हैं। और इस प्रकार हम इस विधि में क्रोमियम, निकेल, कॉपर, जिंक आदि धातुओं का शोधन करते हैं। आइए हम इस पूरे प्रक्रिया जो धातु कर्म है उसका हम रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम अयस्क जो प्राप्त होता है उसका अयस्क का सांद्रण करते हैं। सांद्रण हमने बताया था कि सांद्रण तीन प्रकार की विधियों से किया जाता है। तो गुरुत्वीय पृथक्करण है, चुंबकीय पृथक्करण और अंतिम है झाग उत्प्लावन विधि। ऐसे 3 प्रकार के जो विधियां हैं उनसे अयस्क का सांद्रण करते हैं। अब अयस्क का जो सांद्रण है होने के पश्चात उस सांद्रित अयस्क का निष्कर्षण किया जाता है, जिसको धातु निष्कर्षण कहा जाता है, ठीक है। अब धातु निष्कर्षण जो है इनके जो सक्रियता श्रेणी है उस पर निर्भर करता है। उस सक्रियशील धातुएं हैं, मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं, है ना, और निम्न क्रियाशील धातुएं हैं। तो उच्च क्रियाशील धातुओं को हम क्या करते हैं, गलित धातु का विद्युत अपघटन कर देते हैं और हमको शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। अब मध्यम जो क्रियाशील धातुएं हैं, ठीक है ना, तो उसको कार्बोनेट अयस्क में, ठीक, जो कार्बोनेट के अयस्क होते हैं उनको निस्तापन विधि द्वारा करते हैं और जो सल्फाइड के अयस्क होते हैं उसको भर्जन विधि द्वारा। फिर इन दोनों से प्राप्त जो धातु है ना, सांद्रित धातु हैं, उनको धातु का ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं। फिर धातु का ऑक्साइड में परिवर्तन होने के बाद उसको धातु में अपचयन करते हैं और हमको धातु का शोधन करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम रेखा चित्र द्वारा धातु कर्म की प्रक्रिया को समझते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों बस इतना ही। आने
वाली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से आप लोगों के बीच हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा।